फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। यात्रा कैप्सूल वीडियो का आपको बहुत दिन से इंतज़ार था, तो वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया है और यात्रा कैप्सूल वीडियो नंबर 1 के साथ हम उपस्थित हैं, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं करंट अफेयर्स के, उन सारे डायमेंशंस को हमने कवर किया है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्थान जो कि चर्चा में रहे हैं, भारत के अन्य देशों के साथ संबंध यानी आईआर से संबंधित करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से आर्थिक जो समाचार हैं, आपदाएं जो इंटरनेशनल स्तर पर हुई हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स, प्राइजेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जस्ट लाइक ओलंपिक, टेनिस, संगठन, सूचकांक और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, इन सारे चीज़ों को हमने इस वीडियो में कंपाइल किया है। तो अगर आप अगले 30 मिनट हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित किसी भी टॉपिक के लिए कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो वीडियो होगा यात्रा कैप्सूल का, वो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूज में रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसकी स्थापना COP21 जो कि नवंबर 2015 में हुई थी, फ्रांस में की गई थी। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के गुरुग्राम में है। जो इसके प्रस्तावित सदस्य संख्या हो सकते हैं वो 124 हो सकते हैं, और जो आपको याद रखना है 101वां सदस्य बना है इसका यूएसए यानी कि अमेरिका। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। 102वां सदस्य बना था एंटीगुआ बरमूडा, और सबसे लेटेस्ट यानी कि जो 11 अप्रैल 2022 को देश बना है वो बना है नेपाल, और इसका हाल ही में चौथा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। चलिए, जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहा है जो वो है ऑकस। इसमें आपको बस मात्र इतना याद रखना है कि इस ट्राइलेटरल यानी 3 देशों का एक सम्मेलन है, या यूं कहें कि 3 देशों का एक संगठन है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद क्वाड। क्वाड में 4 देश हैं, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। एक चीज़ यहीं पे याद रखिएगा कि अभी सीडीएस की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वाड की जगह पे मिडिल ईस्ट क्वाड पूछा था कि इसमें कौन कौन से देश हैं। तो मिडिल ईस्ट क्वाड में जो कंट्रीज हैं उससे आप याद कर लें एक बार। इंडिया और यूएसए जो कि क्वाड के भी मेंबर हैं, वो मिडिल ईस्ट क्वाड में भी हैं, लेकिन इसमें 2 नए कंट्री हैं, इजराइल और यूएई। तो इन दोनों के नाम आप याद कर लें। इसके बाद रसिया यूक्रेन वार के कारण नाटो संगठन काफ़ी चर्चा में रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की जो संख्या है वो 30 है, जिसमें 27 यूरोपीय देश हैं, एक उत्तरी अमेरिका का देश है, एक एशिया का देश है। इस संगठन का 30वां जो देश बना है वो बना है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो याद रखिएगा कि 30वां सदस्य कौन बना है, नॉर्थ मैसेडोनिया। यूक्रेन इसी की सदस्यता की मांग कर रहा था, जिसके कारण विवाद बढ़ने से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई उस क्षेत्र में। यूरोपीय यूनियन भी काफ़ी चर्चा में रहा है, इसमें 27 देश हैं, ब्रिटेन सदस्य नहीं है इसका। यूक्रेन और रूस युद्ध की शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2022 को। तो जब यूक्रेन युद्ध की हम बात कर ही रहे हैं, तो ऑपरेशन गंगा अभियान चला था। यूक्रेन में जो भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं, भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उनको भारत वापसी लाने के लिए इवैक्यूएशन ऑपरेशन था। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन गंगा। बहुत सारे ऑपरेशन हैं, देवी शक्ति जिसे अफगानिस्तान के लिए चला था, तो उन सारे ऑपरेशन को हम एक जगह देखेंगे। अब चूंकि ये न्यूज में है यूक्रेन, तो इसकी बाउंड्री देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। राजधानी आपको याद ही है, कीव है यूक्रेन की। इसके नेबरिंग कंट्री हैं रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया,
हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि सी ऑफ अजोव है यहाँ पे, और यहाँ पे है ब्लैक सी। ये जो आप देख रहे हो क्रीमिया का क्षेत्र है। जो जगह न्यूज में रहे हैं, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, तो इन जगहों के नाम आपको याद रखने हैं। ओडेशा। इन जो देश हैं इनके आप चाहें तो कैपिटल्स भी याद कर लें, जैसे यूक्रेन का क्यूब मैंने बताया, रसिया का मॉस्को, बुल्गारिया का सोफिया, जॉर्जिया का तिबिलिसी, टर्की का अंकारा, रोमानिया का बुचारेस्ट। तो इस तरीके से आप नेबरिंग कंट्री जो यूक्रेन की उसकी कैपिटल को भी याद कर लें। अगला जो चीज़ आपको याद रखनी है वो याद रखना है जो ब्लैक सी है उसकी सीमा किन किन देशों से लगती है। तो ब्लैक सी की सीमा रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया से लगती है, जबकि सी ऑफ अजोव की जो सीमा है वो यूक्रेन और रसिया से लगती है। तो इन दो फैक्ट्स को भी आप यहाँ पे याद कर लेंगे। जैसे कुछ चीज़ें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी कौन है, जेलेंस्की हैं। रसिया के कौन है, व्लादिमीर पुतिन हैं। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का भी नाम आप याद कर लीजिएगा। रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं लॉवरोव, जो कि भारत की यात्रा पर अभी आए हुए थे। और यूक्रेन के हैं एनाटोली जेलेंको। तो इन दो नामों को आप याद कर लेंगे। जो 5वां अभी बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ था, हाइब्रिड मोड में हुआ था, यानी हाफ ऑनलाइन और हाफ ऑफलाइन। होस्ट था श्रीलंका। बिम्स्टेक की स्थापना का 25 वर्ष पूरे हुए हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस बार की थीम आप याद कर लेंगे, टुवर्ड्स ए रेसिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपुल। इसका अस्थायी मुख्यालय बनाया गया है, अभी हाल में घोषणा की गई है। और साथ ही साथ इसके जो कंट्रीज हैं, मेंबर्स कंट्रीज हैं, उसका नाम आप याद रख लेंगे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल। BIS TM BN कोड नहीं याद रहेगा आपको, लेकिन आपको देश के नाम याद रखने हैं साथ, जिसमें 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो आसियान कंट्रीज हैं उनके सदस्य हैं, थाईलैंड और म्यांमार। अगला है चौथा भारत अमेरिका 2+2 मिनिस्ट्रियल बैठक हुई थी। ये 2+2 में भारत की तरफ से थे MEA यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर, और दूसरे थे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह। अमेरिका की तरफ से थे विदेश मंत्री एंटनी बिल्कन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। तो इन दोनों का नाम आप जरूर याद कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद SCO का 21वां सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान में हाइब्रिड मोड में हुआ था। हाइब्रिड मोड का मतलब मैंने आपको बता दिया है। इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 8, और इसके जो ऑब्जर्वर्स हैं यानी पर्यवेक्षक राष्ट्रों की संख्या है वह है 4। नेक्स्ट है 47th G7, जो कि UK के कार्बिश बे कार्नवाल में हुआ था, और इस बार की थीम थी बिल्ड बैक बेटर, यानी कि थीम आप जरूर याद कर लेंगे इसका। 2 और चीज़ याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी सदस्यता मिली है भारत को 2022 से लेकर 2024 तक। कार्यकाल कितना है, 3 साल। 6ठी बार भारत इसका सदस्य बना है। तो इस फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। दूसरा जो है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर समिति के लिए भारत को चुना है 2022 से लेकर 2025 तक, यानी कि 4 सालों के लिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में।
और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में, इसलिए इस फैक्ट को आपको याद करा दे रहा हूँ। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2025 तक धूम्रपान करने वाले नागरिकों की संख्या देश के कुल नागरिकों की संख्या के लगभग 5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। न्यूजीलैंड से एक और फैक्ट को बता दें कि न्यूजीलैंड के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने संसद भवन में संस्कृत भाषा में शपथ लिया था। एक दो और मिसलेनियस फैक्ट्स है, यहीं कवर करा देता हूँ। आइसलैंड संसद महिलाओं के बहुमत वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। इस तरीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2022 भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। किसे दिया था? शेख मुजीबुर रहमान को। तो इस फैक्ट को आप याद कर लेंगे। अब कुछ जो लेटेस्ट रैंकिंग है, क्योंकि रैंकिंग की वीडियो में आप ऑलरेडी एक पहले बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख ले। ये जो मार्च और अप्रैल का लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसे बता देता हूँ। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान है जापान और सिंगापुर का एक साथ। इसका स्कोर है 192। स्कोर का मतलब है कि जो जापान और सिंगापुर के जो नागरिक हैं वो 192 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। भारत का जो रैंक है वो 84 है और जो स्कोर है वो है 60, यानी कि भारतीय पासपोर्ट से 60 देशों की यात्रा की जा सकती है बिना वीज़ा के। अगला है विश्व प्रशंसा सूचकांक 2022। ये सूचकांक जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ये 10वीं रिपोर्ट है, क्योंकि बहुत बार अभी आपने देखा होगा आरओ के एग्जाम में कौन सी रिपोर्ट है ये भी पूछ लिया गया है। तो ये 10वीं रिपोर्ट थी। फिनलैंड बहुत ज़्यादा फन है, कई बार बता चुका हूँ। प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क द्वितीय और आइसलैंड तृतीय। एक नया ट्रेंड चल गया है कि प्रथम न पूछ के 3 देश पूछ लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। इंडिया की रैंक है इसमें 136वां और स्कोर है 3.777। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021। भारत विश्व में सबसे प्रमुख शस्त्रों का आयातक रहा है, यानी सबसे बड़ा आयातक कौन है दुनिया में शस्त्रों का? भारत। और सबसे ज़्यादा आयात किस देश से भारत ने किया है 2017 से लेकर 2021 के बीच में? तो रसिया से किया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, ये इसका 9वां संस्करण है। अफगानिस्तान लगातार अपने परचम को आतंकवाद के क्षेत्र में, आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है अफगानिस्तान, और भारत जो है इसमें 12वें स्थान पे है। तो भारत का रैंक आप याद रखिएगा 12। इसके बाद एक संगठन है आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन, CDRI। इसका 30वां सदस्य बना है मेडागास्कर। यूएई को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में शामिल किया गया, इसलिए चर्चा में है। पाक पहले से ही इसमें था, जिसे इसमें रखा गया है, और जिम्बाब्वे को इस सूची से बाहर कर दिया गया है, ग्रे सूची से। तो इन 3 फैक्ट्स को आप याद कर लीजिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 फरवरी 2022 में जारी हुआ है। ये इसका 10वां संस्करण था, जिसमें भारत को रैंक कौन सा मिली है? 43rd, और यूएसए इसमें प्रथम स्थान पे है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए वैल्यू एडेड जो कंटेंट हैं वो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि एरर फ्री हो। तो आपका सहयोग यही है कि आप अधिक से अधिक इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क को दिया गया है। एलन मस्क आपको पता होगा टेस्ला कंपनी के संस्थापक हैं। इनके पास साउथ अफ्रीका, यूएसए और कनाडा 3 देशों की नागरिकता है, काफ़ी चर्चा में रहे हैं। एंटेनर ऑफ द ईयर ये भी टाइम्स के द्वारा दिया जाता है। ओलिविया के रोड्रिगो को दिया गया है। और ये प्रश्न पूछा गया था बिहारों में कि एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार टाइम्स के द्वारा किसे दिया गया था? तो सिमोन वाइल्स को दिया गया था, अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। वर्ड ऑफ द ईयर 2021 वैक्स को दिया गया है। इसे आप याद कर लीजिएगा, बीपीएससी इस तरीके के प्रश्न पूछती रही है।
फोर्ब्स पत्रिका के विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में मैकेंजी स्कॉट, जो कि अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की पत्नी है, उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अवार्ड्स की सूची में हम नोबेल अवार्ड्स को देख लेते हैं, नोबेल प्राइजेज को देख लेते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको परीक्षा भवन तक ये चीज़ें याद जरूर रह जाएंगी। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो डेबिट कार्ड को दिया गया है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसमें यूज होता है? जब आप कोई आर्थिक गतिविधि करते हैं तो जहाँ भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिल जाए, आप याद रखिएगा कि वो इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, जोस्को डी एंग्रिस्ट और W.M. बेंस, 3 लोगों को दिया गया है। अगर आप एक नाम अच्छे से याद कर लेंगे डेबिट कार्ड, तो आप आराम से इसे बना ले जाएंगे एग्जाम में। अगला है पीस। तो शांति का जो पुरस्कार है वो मारिया रेशा और दिमित्री मिरातोव को मिला है। थोड़ा सा इसको कॉन्ट्राडिक्टरी के रूप में याद कीजिएगा कि जो शांति का दुश्मन बना हुआ है आज के डेट में, यानी कि रसिया, वहीं के दिमित्री मिरातोव को और मारिया रेशा को, फिलीपींस के जो हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के लिए। तो एक नाम अगर आपने याद कर लिया रसिया के दिमित्री मिरातोव, तो आपको यह प्रश्न सही हो जाएगा। अगला है साहित्य। तो साहित्य का जो पुरस्कार मिला है नोबेल, वो अब्दुल रजाक को मिला है। वो तंजानिया के हैं, देश भी पूछ लेता है। इंग्लैंड की इनके पास नागरिकता है, लेकिन जन्म कहाँ हुआ है? तंजानिया में। मेमोरी ऑफ डिपार्चर के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। अगला है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, जो कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला है। अब बेंजीन एक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, बेंजीन की संरचना आपने पढ़ी होगी, तो उसी से आप याद रखिएगा कि बेंजामिन लिस्ट को केमिस्ट्री के लिए मिला है डेविड मैकमिलन के साथ। बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं और डेविड मैकमिलन ब्रिटिश व्यक्ति हैं जिनके पास अमेरिकन नागरिकता है। इसके बाद जो फिजिक्स का नोबेल है वो मनावे को मिला है, नाम से जाहिर है जापान के हैं, और क्लॉस हैसलमैन जो कि जर्मनी के हैं। तो मनावे याद रखिएगा बहुत की। तो एक एक नाम केवल आपने याद रख लिया, मनावे, बहुत की, दिमित्री, पीस, डेबिट कार्ड, इकोनॉमिक्स, अब्दुल रजाक, साहित्य, तो आप नोबेल पुरस्कार आराम से कर लेंगे। चिकित्सा, ऑर्डम पाटापोशियन, ये लेबनान के जन्मे हुए हैं, लेकिन इनके पास वर्तमान में USA की नागरिकता है। और दूसरे हैं डेविड जूलियस, अमेरिका के। तो इतने चिकित्सक थे, ठीक है, जो कि लेबनान से कहाँ चले गए? डेविड जूलियस से मिलने अमेरिका में। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके बाद COP26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था, या तो आपको पता ही होगा। इसी में एक अभियान की शुरुआत की गई है, रेड टू जीरो अभियान में 120 देशों ने ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने हेतु एक मुहिम है, रेड टू जीरो अभियान। कब तक करना है भाई? तो 2030 तक इस तरीके का अभियान है। भारत और UK ने 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड पंचामृत प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। इन पंचामृत के 5 टारगेट्स हैं। अगर कहीं आपसे पूछ ले तो आप इसे याद कर लेंगे कि 2030 तक नॉन फ्यूसल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट करनी है, 2030 तक 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त करनी है, 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक, अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक करना, और वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करना है। ये पंचामृत के 5 लक्ष्य हैं जिसे आप एक बार याद कर लेंगे। इसके बाद नेपाल में अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि BPSC को नेपाल, भूटान और अपने पड़ोसी देशों से, जो आसपास के उसके देश हैं, उससे विशेष लगाव है। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया है, इसलिए चर्चा में रहे हैं।
मेघना नदी द्वारा लाई गई गाद से निर्मित भाषण चार द्वीप चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी? पर बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए एक रहने का स्थान बनाया गया है। इसके बाद टाइम्स वैश्विक जो रैंकिंग है उसमें दुनिया का जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वो ऑक्सफोर्ड को स्थान दिया गया। भारत की तरफ से भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान है और आईआईटी रोपड़ को द्वितीय स्थान है। इन दो फैक्ट्स को आप याद कर लीजिएगा। द्वितीय स्थान पर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए और तीसरे स्थान पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए है। इसके बाद हुरॉन के द्वारा जो ग्लोबल 500 कंपनीज की सूची जारी की गई है उसमें जो नंबर 1 कंपनी है वो है एप्पल, दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे नंबर पर है अमेजॉन। जो कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आपने देखी, तो एक रैंकिंग और आपको बता दे रहा हूँ। तो टाइम्स की रैंकिंग है, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी जारी होती है। इसमें जो नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी है वो लगातार 10वीं बार बना है MIT यूएसए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे 177वें स्थान पर है, 177, और भारत में प्रथम स्थान है इसका। तो भारत की तरफ से इस रैंकिंग में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो IIT बॉम्बे। इस रिपोर्ट से BPSC कई बार पहले भी प्रश्न पूछ चुकी है। तो मृत्युदंड की संख्या के मामले में जो सबसे अधिक अगर किस कंट्री में दिया गया है तो वह देश है चाइना। इसको याद रखिएगा। और एक फैक्टर याद रखिएगा कि मई 2020 में चाड ने मृत्युदंड को पूर्णतः बंद कर दिया है। कुल 144 देश कानून अथवा व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में जो नाम आपको याद रखने हैं, हंगरी के राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, इस नाम को आपको याद रख लेना है। दूसरा, कनाडा में संघीय चुनाव हुए थे जिसमें जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो लगातार तीसरी बार वहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं लेबर पार्टी के कनाडा में तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए चुने गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं कुछ जो चर्चा में रही हैं देख लेते हैं। हैती में भूकंप आया था रिक्टर स्केल पर 7.2, जिसका कि केंद्र वहाँ की राजधानी पोर्टो प्रिंस के 125 किलोमीटर पश्चिम था। इसके बाद फुकुतोकु ओकानोवा, नाम से ही लग रहा कहाँ, जापान। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रफुल्लित हुआ था। माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी, ये भी इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A76। इसके बाद एक फैक्ट और याद कर लीजिएगा इसे, तुर्की में सी अस्नॉट का प्रकोप काफ़ी रहा है। सी अस्नॉट क्या है? तो सी अस्नॉट या समुद्री लाशा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ या फंक होता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अगर हम आर्थिक परिदृश्य में देखें तो वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला जो देश है, वैश्विक स्तर पर भारत को सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करता देश है। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना है अल सल्वाडोर। इसके बाद कुछ जो अवार्ड्स हैं उसको आप याद कर लें। जो इम्पोर्टेंट है उसमें है आपका ऑस्कर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ, अभिनेत्री जेसिका चेस्टन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन, और जो मूवी जिसकी जो टॉप पे यानी सर्वश्रेष्ठ मूवी जो है वो है कोडा। इसके बाद 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये भी बिल स्मिथ को मिला है। निकोल किडमैन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, निर्देशक इसके भी सेम हैं जो कि
ऑस्कर के हैं जैन कैम्पियन। जो सर्वश्रेष्ठ मूवी है वो द पावर ऑफ द डॉग है। याद रखिएगा, ये वाला प्रश्न CDS 2022 के जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो द पावर ऑफ डॉग को मिला है। और ऑस्कर किसको मिला है, कोडा को। यहीं पे याद रख लीजिए कि 67 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में मरक्कर को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। और बेस्ट अभिनेता धनुष एवं मनोज वाजपेयी, अभिनेत्री कंगना रनावत और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है। बाकी IFI से पूछने की संभावना या ट्रेंड बहुत कम रहा है। इसके बाद आप 77th बाफ्टा पुरस्कार याद रखेंगे। बिल स्मिथ यहाँ भी बेस्ट एक्टर हैं। जोआना स्कैनलन अभिनेत्री हैं। अब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर में मात्र आपको एक नाम याद रखना है, सारे में उन्हें ही मिला है, जैन कैम्पियन। और जो बेस्ट मूवी है द पावर ऑफ द डॉग। तो दो में यानी कि गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा दोनों में द पावर ऑफ द डॉग को और ऑस्कर कोडा को। ग्रैंड स्लैम से भी एक प्रश्न पूछने का पुराना ट्रेंड रहा है, याद रख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन में किसने जीता है, राफेल नडाल ने। बस बहुत ज़्यादा मगअप नहीं करना है। फ्रेंच और विंबलडन देखो 2022 में भी एक ही हुए हैं ऑस्ट्रेलियन। अगर 2021 की बात करें ऑस्ट्रेलियन की तो जीता था नोवाक जोकोविच में, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, 2022 का याद रखना है। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच दोनों जीते हैं, फ्रेंच और विंबलडन। और US जीता है डेनियल मेदवेदेव रसिया के। उप विजेता याद रखना बेहद मुश्किल काम है, आप चाहें तो इसको याद कर लें, छोड़ भी सकते हैं, विजेता याद कर लें। महिलाओं की बात करें तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन ओपन में ऑस्ट्रेलिया की ही जीती है महिला में, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। बारबोरा क्रेजिएस्कोवा चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। एशले बार्टी विंबलडन भी यही जीती हैं। और US ओपन एमा राडुकानु UK की हैं। UK की होने के कारण ये काफ़ी चर्चा में थी, क्योंकि बहुत दिन के बाद UK के किसी को US ओपन जीतने का मौका मिला था। तो बस इन दो लाइन को आपको मगअप कर लेना है। एक बेहद इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पूछे जाने की संभावना है कि राफेल नडाल टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीतने के रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीता है। रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच दोनों 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है, राफेल नडाल, 21 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। तो इस फैक्ट को आप मार्क कर लें। जो एकदम लेटेस्ट कुछ अपडेट है नियुक्तियों में उसे भी बता देते हैं। शाहनवाज शरीफ अप्रैल 2022 के पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। फूमियो किशिदा 4 अक्टूबर 2021 को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। पुरानी न्यूज है लेकिन बता इसलिए दिया क्योंकि पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं संक्षिप्त में ओलंपिक को। तो 32वां ओलंपिक था, सीरियल नंबर याद रखिएगा। टोक्यो में हुआ था, जो नाम हुआ था 21 में, लेकिन 2020 ही इसका नाम दिया गया था। आदर्श वाक्य था होप लाइट्स आवर वे। शुभंकर था मिराई तोआ। सारे ये चीज़ें आपको याद होंगी। मिराई का अर्थ होता है भविष्य और तोआ का अर्थ होता है अनंत काल। ज़्यादा चीज़ें याद ना रहें तो टैली जरूर याद रखिएगा। ईवीएस नंबर 1 पे था, क्योंकि जो चीज़ें भूल जाती हैं जब कुछ दिन हो जाता है। तो 39, 41, 33 टोटल 113 अवार्ड मिले थे ईवीएस को। याद रखिएगा कि सारे और नंबर है 39, 41, 33, 113। दूसरे स्थान पर चीन था, तीसरे स्थान पर जापान था। तीनों देशों का याद रखिएगा नाम। भारत ने कुल कितने अवार्ड जीते थे, तो भारत ने कुल 7 अवार्ड जीते थे। 7 अवार्ड में क्या क्या था, 1 गोल्ड था जो नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज थे। और भारत का स्थान क्या था, 48। सबसे कम उम्र के प्रतिभागी जो टोक्यो ओलंपिक में थे, हिंद जाजा जो कि सीरिया की। और सबसे
उम्रदराज थे मेरिहाना ऑस्ट्रेलिया के घुड़सवारी में। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक थे, जबकि समापन समारोह में बजरंग पूनिया थे, न कि नीरज चोपड़ा थे। इस फैक्ट को आप भी लगा लो। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि नुसंतारा को जकार्ता की जगह पे इंडोनेशिया की नई राजधानी के लिए चुना गया है। तो हमने कोशिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम के लिंक पिन की गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।